वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर अर्थव्यवस्था में पैदा करने के लिए कई नए प्रस्ताव संसद के सामने रखे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये बजट विकसित भारत का बजट है। इसमें क्या विजन आपने शामिल किया है और जो विकसित भारत का जो एक बड़ा एजेंडा है उसके तरफ कैसे ये बजट जो है वो भारत को ले जाएगा? इस बजट का सबसे मूल बात या थीम है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारे देश को अगर विकसित बनाना है तो एक तरफ वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू फिल द लेबर पोजीशंस, द एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस दैट इंडस्ट्री विल बी क्रिएटिंग, बिकॉज इंडस्ट्री नीड्स पीपल टू सक्सीड। तो और उसके लिए स्किल्स चाहिए और सो रोजगार के लिए स्किल चाहिए, इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग भी चाहिए। तो इस गैप को ब्रिज कैसे करें, इस बात पर हमने बहुत जोर दिया है इस बजट में। और 5 ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें 3 है जहां हम रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सब्सिडीज दे रहे हैं कि अगर कोई संस्था नए लोगों को लेते हैं, गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू फर्स्ट टाइमर्स, जिन लोगों ने अभी तक किसी संस्था में काम नहीं किया, उसके लिए एक सब्सिडी दे रहे हैं। और दूसरा कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया, उनको भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि जब वो डिसीजन लेते हैं किसी प्रोजेक्ट पर कि क्या हम इस काम को मशीन के थ्रू करेंगे या हम लोग को एम्प्लॉय करेंगे, उस डिसीजन पे ये भी एक असर पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट के वजह से करने से हमें सब्सिडी भी मिलता है। ये डिसीजन को चेंज कर सकता है कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि पूरा जो मैकेनाइज्ड है उसको लेबर में कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर क्षेत्र में कुछ डिसीजंस होते हैं जहां मोर लेबर या लेस लेबर का डिसीजन ले सकते हैं, वहां ये इंसेंटिव का प्रभाव होगा। और हमारा मकसद ये है कि जो आर्थिक वृद्धि होगा भारत में उसका एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी को बढ़ावा देना है। मतलब जो आर्थिक वृद्धि है वो तो है, लेकिन उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है उसको ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए ये स्कीम्स हैं। फिर 2 स्कीम्स हैं जहां हम क्षमता, मतलब द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयबल पीपल, उसको बढ़ाने के लिए एक है कि हम 1 करोड़ युवा को भारत के 500 सबसे बड़े कंपनीज में 1 साल का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के इंतजाम करेंगे जी। और इसके लिए भारत सरकार से एक सब्सिडी होगा और कंपनी के तरफ से उनके जो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक प्रावधान है कंपनी कानून में कि उनको ये करना ही है 2% ऑफ प्रॉफिट, उस अमाउंट को इस काम के लिए उनको खर्च करना होगा। और ये वॉलंटरी है कंपनी के लिए, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उनको करना है। ये महत्वपूर्ण है, ये बाध्यता नहीं है। नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स एन ऑप्शन, इट इज वॉलंटरी। लेकिन हम रिक्वेस्ट तो करेंगे, जो कंपनी उसको करना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं करेगा नहीं करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें हम ऐसे देखते हैं कि ये एक विन विन होगा, क्योंकि कंपनीज को भी स्किल्ड मैन पावर का उपलब्धि ज्यादा होगा और एम्प्लॉयज को तो ये फायदा ही फायदा है कि किसी युवा जिसको एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अंदर आना है, उनके CV में अगर मैं कहूं कि 1 साल मैंने ये टॉप 500 कंपनी में काम किया है, तो वो एंट्री बैरियर को तोड़ने के लिए ये एक अच्छा मौका है। मैं एक फैक्ट्री में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहाँ पर मेट्रो के लिए मेट्रो के गेट्स और ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वहाँ जो उद्यमी थे उनकी ये शिकायत थी कि बाज़ार में स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। मैंने बहुत हाईटेक मशीनें इंपोर्ट की हैं, खरीदी हैं, हम चाहते हैं हम ज़्यादा बिजनेस का विस्तार करें और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं, मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड विदेशों में भी हो रही है, लेकिन उसको मैं भारत में मशीन चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो आपको लगता है ये एक सीरियस इशू हो गया? ये बिल्कुल सीरियस इशू हो गया है। एक तरफ ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ इंडस्ट्री ऐसे हैं जिनके पास वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेंड मैन पावर नहीं है। अनट्रेंड मैन पावर तो है, लेकिन उस ट्रेंड मैन पावर, अनट्रेंड को ट्रेंड में कन्वर्ट करना
एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ही एक तो ये इंटर्नशिप है, दूसरा हमने एक नया स्कीम अभी अनाउंस किया है, ITI अपग्रेडेशन। जैसे आप कह रहे हैं कि इस मशीन को चलाने वाला चाहिए, तो ऐसे मशीन अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता तो उसका ट्रेनिंग वहां भी हो जाता, लेकिन probably our ITIs don't have those machines, those latest machines जो बुलंदशहर में ये उद्यमी के पास है, वो मशीन ITI में नहीं है, तो उनका ट्रेनिंग नहीं होता है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि 1000 ITIs में हम ऐसे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट को लगाएंगे, और उस ITI से जो लोग आएंगे दे विल बी फुल्ली स्किल्ड एंड एबल टू वर्क इन दिस मॉडर्न कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी। सो दिस इज अ स्कीम ऑफ अबाउट 60,000 करोड़। उसमें 30,000 करोड़ भारत सरकार से, 20,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स और 10,000 करोड़ कॉर्पोरेट CSR से आएगा। तो आपको लगता है कि ये जो इंटर्नशिप के लिए जो एक नया रोड मैप आपने तैयार किया है, स्किल बढ़ाने का एक मौका आप युवाओं को देंगे, तो इसमें इंडस्ट्री को भी बैलेंस करना होगा, आपने कहा, तो ऑटोमेशन पर निर्भरता कुछ कम करनी होगी और लेबर फोर्स पे ज़्यादा। हाँ, ऐसा है कि देखिए कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं कैपिटल इंटेंसिव, जैसे सेमीकंडक्टर लीजिए, वहां तो सेमीकंडक्टर को तो मशीन ही बनाएगा, कोई लेबर के साथ हम वो नहीं बना सकते। दूसरे तरफ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जैसे फुटवेयर, जहां ऑटोमेटिकली वो लेबर ओरिएंटेड है ही, लेकिन ये दोनों सेक्टर्स में कुछ काम ऐसे होते हैं जहां एक चॉइस होता है, जैसे पैकेजिंग। क्या आप पैकेजिंग एक रोबोट से करेंगे या पैकेजिंग के लिए आप मजदूर लगाएंगे, ये हो सकता है। और ऐसे चीज़ों में डिसीजन में फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है, वहाँ अगर सरकार के तरफ से एक सब्सिडी है और उससे लेबर का कॉस्ट कम हो जाता है, तो एट द मार्जिन, जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर लेबर इंटेंसिव हो जाएगा, नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ काम जो ऑटोमेट कर सकते हैं वो ऑटोमेट ना करके उसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ये एक फिलिप है, एक इंसेंटिव है। तो ऐसे कई डिसीजंस कैन चेंज, इसके वजह से जो लेबर इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, ये हमारा मकसद है। इसी से जुड़ा एक सवाल था अग्निवीर योजना को लेके। बहुत बड़ी बहस चलती रही है अग्निवीर योजना को लेके, और ये कहा जा रहा है पहले जितने युवाओं को मौका मिलता था अब उतने युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अग्निवीर योजना में कुछ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है या उसको आइडिया को रिविजिट करने की ज़रूरत है? देखिए, अग्निवीर योजना डिफेंस मंत्रालय की योजना है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा योजना है। ये भारत के सुरक्षा के लिए और भारत के नेशनल प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत अच्छा योजना है। ऐसे शॉर्ट सर्विस कमीशन जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो अग्निवीर के तरह ही है, बहुत सारे देशों में है, जो विकसित देश हैं वहाँ ऐसे होते हैं, ताकि युवा कुछ साल के लिए आके जो यंग एज में आर्म्ड फोर्सेस में काम करें, स्किल हो जाए, और उसके बाद ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज बनते हैं। दिस इज द ग्लोबल एक्सपीरियंस। सो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है मेरे ख्याल में, और अभी तक आई एम नॉट द डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी चेंजेस टू द स्कीम। सर, एक सवाल था नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। प्राइम मिनिस्टर ने जो 100 दिन का एजेंडा तैयार किया, उसका शायद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपने तैयार किया, जिसको संसद में पेश किया गया, बजट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में CII या दूसरे उद्योग जगत ने कहा था कि आप एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाइए कंसेंसस बिल्डिंग के लिए, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेबर सेक्टर में, और आपने उसका जिक्र भी बजट में आपने किया है। पर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, ऐसे लेबर कोड्स हैं, कुछ स्टेट्स ने अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं किए, और ये एक इशू है जिसको आप कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने रूल्स फ्रेम करें। तो इसमें जिस तरह की ये बहस हो रही है बजट पेश होने के बाद, कि आपने 2 स्टेट्स को काफ़ी कुछ दिया, बाकी स्टेट्स को कुछ नहीं मिला, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन आ रहा है, इससे आपको लगता है कि फिर कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं नीति आयोग के बैठक में हम नहीं जा रहे, तो इससे जो एक कंसर्टेड एफर्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, एक टीम इंडिया के स्पिरिट के साथ आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने, आपको लगता है इस पर असर पड़ सकता है, इस तरह की जो राजनीति हो रही है? देखिए, मैं एक ऑफिसर हूँ, राजनेता नहीं हूँ, और ये राजनीतिक इश्यूज पे मैं बहस नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक स्तर पर तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है,
लेकिन दूसरी स्तर एक ऑफिशियल स्तर भी होता है, देयर इज एन ऑफिशियल लेवल जहाँ चीफ सेक्रेटरी और स्टेट चीफ सेक्रेटरी और मेरे बीच या स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये संबंध तो निरंतर है, ये तो एक परमानेंट ऑनगोइंग सिस्टम है। ये सिस्टम तो भी अभी भी स्मूथली चल रहा है, जो भी राज्य हो वो इस पार्टी के सरकार उस पार्टी की सरकार, ऐसा कोई फर्क नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमारे जो कोऑपरेशन है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, अभी भी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में ये एक मजबूती है। ये ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम जो है, इसके वजह से स्टेट और सेंटर में ये तालमेल तो रहता है। ये इट इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, सो दिस सिस्टम विल कंटिन्यू, देयरफॉर आई एम होपफुल दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर एज अ फेडरेशन। एक एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने शिव गोपाल मिश्रा जो इसके सेक्रेटरी हैं उनका इंटरव्यू भी इस बारे में किया था बजट से पहले। वो चाहते थे कि इस पर भी कोई संकेत बजट में हो। अच्छा, आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हैं। इंटरव्यू में तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशंस हुई हैं, कितना आगे आप बढ़ पाए हैं पेंशन व्यवस्था में सुधार? ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेगी, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को जी दोबारा लेके आते हैं तो ये तो एक तरफ है। दूसरा, क्या हम कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ हद तक मीट कर सकते हैं? तो क्या कोर इश्यूज हैं? तो हमने देखा कि कोर इश्यूज 3 हैं। एक कि ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से जो अनसर्टेनिटी है, वो नहीं चाहते कि पेंशन उस पर निर्भर हो। दूसरा कि पेंशन में कुछ महंगाई के लिए कुछ इंक्रीज चाहिए। और तीसरा कि जिन लोगों का कार्यकाल पूरा 30 इयर्स का नहीं हो या 35 इयर्स का नहीं हो, उनका कुछ मिनिमम पेंशन का इंतजाम चाहिए। ये 3 कोर डिमांड्स हमने आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू एनीथिंग जी। और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है? आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी, जवाब भी। नहीं सर, बट उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए, 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके। उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। नॉर्मल डेट नहीं है। और एक आखिरी सवाल सर, सीधे तौर पर शायद आपके विभाग से नहीं जुड़ा है, पर जो कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आपको लगता है कि इसके पीछे एक सोच है कि अगर प्राइमरी मटेरियल सस्ता होगा, जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उससे यहाँ पर उस सेक्टर का विस्तार होगा? जेम्स एंड ज्वेलरी रोज़गार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्या हम माने इसके पीछे सोच रोज़गार के अवसर बढ़ाना भी है? देखिए, एक जो गोल्ड के बारे में आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोजगार ही इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वही है। लेकिन जहाँ तक सेलफोन का सवाल है, इसके पीछे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है कि भारत सरकार ने 2017 में एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया सेलफोन के लिए, कि हम कुछ साल के लिए कस्टम्स ड्यूटी ऑन सेलफोन को बढ़ाएंगे। विद इन दैट पीरियड आप अपना प्रोडक्शन डोमेस्टिकली शुरू कीजिए, हम आपको 20% तक प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए देंगे।
आप जब छोटे बच्चे हो तब तो तुम्हें फीडिंग बॉटल देंगे, लेकिन जब बड़ा हो जाएंगे फीडिंग बॉटल को विड्रॉ कर देंगे। तो अब वो बड़े हो गए हैं, तो फीडिंग बॉटल इज बीइंग ग्रेजुअली विड्रॉन, दे आर बीइंग वीन्ड अवे फ्रॉम द प्रोटेक्शन। तो कंपटीशन बढ़ेगा इससे, ताकि दिस विल रिड्यूस प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के। so now they will compete at a lower price point, so the consumer is benefited by this reduction. और इससे डिजिटल इकोनॉमी को फायदा Yes, होगा। yes. जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।